नमस्कार। तक्षशिला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना भारद्वाज बीएड सेकंड सेम का हिंदी शिक्षण के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाषा का अर्थ। भाषा क्या होती है, सबसे पहले हम देखते हैं। भाषा शब्द भाष धातु से बना है ना। शास्त्रों में कहा गया है भाष वाक्तायाम वाची, अर्थात व्यक्त वाणी ही भाषा है। क्या कहा गया है शास्त्रों में? भाषाम व्याक्तायाम वाची, मतलब व्यक्ति की जो वाणी होती है वही भाषा है। और भाषा को स्पष्ट और पूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट करती है। भाषा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव का इतिहास। भाषा के लिए सामान्यतः यह कहा गया है कि भाषा मनुष्य के विचार का विनिमय और भावों को व्यक्त करने का साधन है ना। जो अपने मन में विचार आते हैं उसको हम क्या करते हैं, भाषा के द्वारा, अपनी भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं। और क्या होता है, भाषा की परिभाषा पर विचार करते समय रविंद्रनाथ की यह बात ध्यान देने योग्य है कि भाषा केवल अपनी प्रकृति में ही अत्यंत जटिल और बहुस्तरीय नहीं, वरन अपने प्रयोजन में विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। तब इसे साथ ही वह सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति का उपकरण भी है। एक ओर अगर वह हमारे मानसिक व्यापार चिंतन प्रक्रिया का आधार है, तो दूसरी तरफ वह हमारे सामाजिक व्यापार संप्रेषण क्रिया का भी साधन है। इसी प्रकार संरचना के स्तर पर जहाँ भाषा अपनी विभिन्न इकाइयों के संबंध स्थापित कर अपना संश्लिष्ट रूप ग्रहण करती है, उसी में वह प्रयुक्त होती है। प्रयोजन की विविधता ही भाषा को विभिन्न संदर्भों में देखने के लिए बाध्य करती है। यही कारण है कि कई विद्वानों ने इसे विभिन्न रूप में देखना और विभिन्न रूप से परिभाषित किया है। चलिए हम देखते हैं अब कि कौन कौन से विद्वान ने कैसे क्या क्या परिभाषाएं बताई हैं इसकी, है ना। एक जनरल सी बात हम समझ लें कि भाषा अपने विचारों को आदान प्रदान करने का साधन है। ठीक है। अब हम भाषा की परिभाषा देखते हैं कि डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु ने क्या कही है। भाषा की परिभाषा: भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे तक भली भांति प्रकट कर सकता है ना। हम कोई बात बोल रहे हैं, उनका कहना है कि कामता प्रसाद क्या कह रहे हैं कि हम यदि किसी बात को बोल रहे हैं तो दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। और दूसरे के विचार स्पष्टतः समझ लेना भी यही भाषा की परिभाषा उन्होंने बताई है। अब आचार्य किशोरीदास जी क्या कहते हैं? किशोरीदास जी कहते हैं, विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरे के प्रति बहुत सरलता से प्रकट कर सकते हैं। फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा है? मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का व्यवहार हो तो उसे भाषा कहते हैं। फिर डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी ने कहा है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में
भाषा कहते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं बताई है। इसको बेटा आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आप यदि साथ में भाषा का अर्थ लिखेंगे, फिर भाषा की परिभाषा लिखेंगे, कम से कम 2 विद्वानों की परिभाषा आप लिख देंगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। आगे देखते हैं। अब भाषा के भेद क्या होते हैं, है ना। भाषा के भेद देखते हैं कि क्या होते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है। देखो, मूक भाषा, अस्पष्ट भाषा, स्पष्ट भाषा और स्पर्श भाषा। अब एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मूक भाषा। अब मूक भाषा क्या होती है। भाषा की ध्वनि रहित स्थिति में ऐसी अभिव्यक्ति होती है, इसे भाषा का अव्यक्त रूप ही कहा जा सकता है। कई बार क्या होता है, हम अपनी बातों को बोलते नहीं हैं, बिना बोले हम अपनी बात को अगले व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। तो वो क्या, किस माध्यम से पहुंचाते हैं। संकेत के द्वारा, चिन्हों के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, है ना, भाव विभक्ति के द्वारा। इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जैसे पुष्प की भाषा मूक होती है ना। तो क्या होता है, कई बार संकेत रहते हैं, चिन्ह बने रहते हैं, उनके द्वारा हम अपनी बात को समझाते हैं। ये कहलाती है मूक भाषा, जिसमें बोला नहीं जाता है। फिर आता है अस्पष्ट भाषा। जब व्यक्त भाषा का पूर्ण या स्पष्ट ज्ञान नहीं होता तो उसे अस्पष्ट कहते हैं, है ना। जैसे क्या होता है, चिड़ियों का प्रातःकाल अपना गीत शुरू कर देना, किंतु उनके गीत को स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, है ना। अपन को उनकी आवाज़ सुनाई देती है, कोई कुछ बोल रही हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता चलता कि वो क्या बोल रही हैं। तो ये क्या हुआ, अस्पष्ट भाषा कहलाई, है ना। किंतु उनके गीत को स्पष्ट ज्ञान हमारे सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार पक्षियों का गीत मानव के लिए अस्पष्ट भाषा है। ठीक है, इतना अच्छे से समझ में आया। अब नेक्स्ट हम अपना आगे बढ़ते हैं। फिर आता है स्पष्ट भाषा। सॉरी। अब स्पष्ट भाषा क्या होता है, जब भाव विभक्ति पूर्ण स्पष्ट हो। ठीक है, तो ऐसी व्यक्त भाषा को स्पष्ट कहते हैं। जब आपकी बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो और अगले व्यक्ति के समझ में आ जाए तो उस भाषा को हम क्या कहते हैं, स्पष्ट भाषा कहते हैं। जब मनुष्य मुख अवयवों के माध्यम से अर्थमयी या यादृच्छिक ध्वनि समाष्टि का प्रयोग करता है तो ऐसी भाषा का रूप सामने आता है। यह भाषा मानव व्यवहार और उसकी उन्नति में सर्वाधिक उपयोगी है या सहयोगी है ना। यदि आप कोई बात अपनी स्पष्ट रूप से अगले व्यक्ति को समझा पा रहे हैं तो ये आपको क्या होगा, ये मानव व्यवहार के लिए उन्नति का बहुत जल्दी उन्नति में सहायक होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है स्पर्श भाषा। इसमें विचारों की अभिव्यक्ति शरीर के एक अथवा अधिक अंगों के स्पर्श माध्यम से होती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम एक बात को दूसरे बात तक स्पर्श छूकर पहुंचाते हैं। इस भाषा के प्रयोगकर्ता और ग्रहणकर्ता में निकटता आवश्यक है। दो लोग पास पास बैठे हैं और उनको आपस में कोई बात कहनी है तो वो स्पर्श करके वो बात को कह सकते हैं। अब आगे देखते हैं और कौन सी भाषा है, इंगित भाषा, वाचिक भाषा और लिखित भाषा। अब इंगित भाषा क्या होती है, आपने देखा होगा कि कई चिन्ह बने होते हैं। जब अपन रोड में चल रहे होते हैं तो अलग अलग चिन्हों से निर्देश लिखे रहते हैं, तो उन चिन्हों का अपन पालन करते हैं, तो इसे कहते हैं इंगिक भाषा। इसे आंगिक भाषा भी कहते हैं। इसमें विचारों की अभिव्यक्ति
विभिन्न प्रकार के संकेतों से होती है तथा हरी झंडी हरी बत्ती का मार्ग साफ है, आगे बढ़ने का संकेत देती है, और लाल बत्ती क्या करती है, अवरुद्ध, रुकने का संकेत देती है। तो ये क्या है, एक इंगित भाषा है। इसके द्वारा हमें पता चलता है कि यहाँ से हमको हरी झंडी है तो निकलना है और लाल झंडी है तो रुकना है। ये किसी चीज़ को इंगित करती है, ये कहलाती है इंगित भाषा। फिर आता है वाचिक भाषा। इसके लिए मौखिक शब्द का भी प्रयोग होता है। ऐसी भाषा में ध्वनि संकेत भाव व्यक्ति के मुख्य साधन होते हैं। इसमें विचार विनिमय हेतु मुख के विभिन्न अवयवों का सहयोग लिया जाता है, अर्थात इसमें भाव व्यक्ति बोलकर की जाती है। यह सर्वाधिक प्रयुक्त भाषा है। सामान्यतः इस भाषा का प्रयोग सामने बैठे हुए व्यक्ति के साथ होता है। यदि आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है तो आप क्या होगा, सामान्यतः उससे कोई बात कर रहे हैं तो ये भाषा कहलाती है। सामान्यतः इस भाषा का प्रयोग बैठे हुए व्यक्ति के साथ होता है। यंत्र आधारित दूरभाष, टेलीफोन, वायरलेस आदि की भाषा भी इस वर्ग के अंतर्गत आती है। भाषा के सूक्ष्म विभाजन से इसे यांत्रिक यंत्र आधारित भाषा के विभिन्न वर्ग में रख सकते हैं, है ना। जब हम दूरभाष में बात कर रहे हैं, टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति हमको अपनी बात हम उस तक पहुंचा रहे हैं, वो कहलाती है वाचिक भाषा। अब लिखित भाषा क्या होती है, चलिए देखते हैं। लिखित भाषा भाव अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम माध्यम है। लिखित भाषा, इसमें अपने विचार का विनिमय लिखकर, अर्थात मुख्यतः लिपि का सहारा लेकर किया जाता है। इस भाषा में लिपि के आधार पर समय का स्थान की सीमा करने की शक्ति होती है। एक समय लिपिबद्ध किया गया विचार शताब्दियों बार पढ़कर समझा जा सकता है, और कोई भी लिपिबद्ध विचार संदेश देश विदेश के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान हम पहुंचा सकते हैं। कोई चीज़ आपके पास लिखी हुई हो तो उसको आप क्या कर सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं, है ना। ऐसा कहा जाता है कि आप कोई भी बात, आपके घर में मम्मी पापा कहते होंगे पढ़ाई याद कर रहे हो, याद करने के बाद उसको लिख लो। तो लिखने से क्या होता है, हम अपनी बात उसको में पढ़ने के बाद हम अपने उसमें विचार रख के उसको लिखते हैं, तो वो हमारे दिमाग में याद हो जाती है, और फिर हम उसे कभी भी खोल के वो जो लिखा हुआ है उसे पढ़ेंगे तो हमें वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसलिए हमको लिखना बहुत आवश्यक होता है। किसी भी समाज की उन्नति मुख्यतः वहाँ की भाषा उन्नति पर निर्भर होती है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि उन्नत देश की भाषा भी उन्नत होती है। इसके साथ भाषा को मानवीय सभ्यता का उत्कर्ष आधार माना गया है। काव्य दर्श की वाणी भाषा को जीवन का मुख्य धार बताते हुए कहा है, वाचा में प्रसादेन लोकयात्र प्रवृत्ति। देखिए, ऐसी चीज़ आप लिखते हैं तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं, है ना। तो आप एक छोटा सा वाक्य याद कर लीजिए बच्चों, वाचा में प्रसादेन लोकयात्र प्रवृत्ति। ठीक है, अब हम चलते हैं भाषा हम क्यों पढ़ें, क्यों समझें, क्या महत्व होता है, ये हम देखते हैं। भाषा का उद्देश्य भाषा और संस्कृति से जोड़ना होता है। ठीक है, क्यों भाषा का महत्व है, शिक्षा का उद्देश्य भाषा और संस्कृति से जोड़ना होता है। शिक्षा का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, बहुत बड़ा है शिक्षा का क्षेत्र, आपको मालूम है। यहाँ विभिन्न विषयों का संगम होता है। शिक्षा का रिश्ता मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भाव विज्ञान,
भाषा विज्ञान के साथ साथ दर्शन शास्त्र से भी है। संगीत और नाट्य विद्या भी शिक्षा क्षेत्र की अभिन्न हिस्सा रही है। आपने देखा होगा अलग अलग आपको हर बार अलग अलग शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो वही शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग हिस्सा बना है। एक शिक्षा के क्षेत्र में ये भी हिस्सा है, संगीत और नाट्य विद्या भी एक शिक्षा के क्षेत्र का ही हिस्सा है। इस क्षेत्र में काम करने की पहली शर्त है कि हम अपने दिल और दिमाग को खुला रखते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छे समाधान खोजने और उस पर अमल करने के लिए तत्पर रहते हैं। मान लीजिए अपने पास कोई अच्छी परिस्थिति नहीं है, तब भी हमें क्या होता है, हमारा जो दिमाग होता है हमको सही सोच, सही इसका समाधान कैसे करना है ये हमें ज़रूर ही हमारा दिमाग बताता है। इस क्षेत्र में काम करने वाले अन्य लोगों के अनुभवों से लाभ उठाने और उनके साथ अपने अनुभव को साझा करने के लिए सदैव तत्पर हों, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लक्ष्य का साझा प्रयासों से शामिल किया जा सके। इस क्षेत्र में बदलाव धीमी प्रक्रिया से होता है और उसे ठहराव पाने में लंबा समय लगता है। जाहिर है कि ऐसे में हमारे धैर्य की परीक्षा भी होती है, तो हमें इस तरह की परीक्षाओं के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। हम तो हिंदी वाले हैं, साथ क्षेत्र से हम यह कहकर किनारा नहीं कर सकते कि हम तो हिंदी वाले हैं। हम अंग्रेजी पर लिखा रिसर्च पेपर पढ़कर क्या करेंगे, है ना? तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सभी भाषाओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम तो हिंदी वाले हैं और हम इंग्लिश में लिखा हुआ रिसर्च पेपर नहीं पढ़ सकते, या ऐसा नहीं कह सकते कि हम अंग्रेजी वाले हैं और हिंदी का लिखा पेपर हम नहीं पढ़ेंगे। अगर हम इस क्षेत्र में काम करते हैं, है ना, किस क्षेत्र में, है ना, शिक्षा जगत में हमने काम करना है, तो हमें भाषा को एक संसाधन के रूप में देखना बहुत आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अब मातृभाषा क्या होती है। अब मातृभाषा क्या है? अभी हमने भाषा पढ़ी कि क्या होती है। भाषा क्या होती है बच्चों? विचारों का आदान प्रदान ही भाषा है ना। अब हम पढ़ेंगे कि मातृभाषा क्या होती है। नाम से ही स्पष्ट है कि मातृभाषा, जन्म से हम जो भाषा का प्रयोग करते हैं वही हमारी मातृभाषा होती है। मातृ माने माँ के द्वारा सिखाई हुई भाषा। सभी संस्कार एवं व्यवहार इसी के द्वारा हम पाते हैं। इसी भाषा से हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़कर उसकी धरोहर को आगे बढ़ाते हैं। सभी राज्यों के लोगों का मातृभाषा दिवस पर अभिनंदन। वो कोई जो उत्सव मना रहा है, उत्सव के लिए जो भी कारण उत्तम है। भारतवर्ष में हर प्रांत की अलग अलग संस्कृति है, एक अलग पहचान है, उनका अपना एक संश्लिष्ट भोजन, संगीत और लोकगीत है। इस विशिष्टता को बनाए रखना, इसे प्रोत्साहित करना अति आवश्यक है ना। एक छोटी सी बात ये समझ लीजिए कि मातृभाषा क्या होती है। जो हम जन्म से जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वही हमारी मातृभाषा है। इसमें हम क्या होता है, जो भी संस्कार और व्यवहार होते हैं ये इसी में हम संस्कृति से जुड़कर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मातृभाषा की शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आज बच्चे अपनी मातृभाषा में गिनती करना भूल चुके हैं, इसलिए मातृभाषा जो भी है उसकी शिक्षण भी लेना बहुत आवश्यक है। मैं उन्हें प्रोत्साहित करता हूँ कि वे अपनी मातृभाषा सीखें, प्रयोग करें और इस धरोहर को संभाल कर रखें। आप जितनी अधिक भाषाएं जानेंगे, सीखेंगे,
वह आपके लिए ही उत्तम होगा। आप जिस किसी के प्रति जिस भी प्रांत में, राज्य में हैं, कम से कम आपको वहाँ की बोली अवश्य आनी चाहिए। आपको वहाँ की बोली सीखने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहिए। कम से कम वहाँ की गिनती, बाल कविताएं और लोकगीत ज़रूर ही सीख लेना चाहिए। पूरी दुनिया में देखिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार या बाबा ब्लैक शिप गुनगुनाने की कतई आवश्यकता नहीं है। आपकी लोक भाषा में कितने अच्छे गूढ़ अर्थ के लोकगीत, बाल कविताएं, दोहे, छंद, चौपाइयाँ हैं जिन्हें हम प्रायः भूलते जा रहे हैं। देखिए, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, बाबा ब्लैक शिप, जॉनी जॉनी येस पापा, ये तो हम ज़रूर अपने बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने प्रांत का लोकगीत या चौपाइयाँ सिखाई? यदि हम ऐसी चीज़ सिखाते हैं तो क्या होगा, हमारी जो संस्कृति है उससे हमारे बच्चे ज़रूर ही जुड़ेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। भारत के हर प्रांत में बेहद सुंदर दोहावली उपलब्ध है और यही बात विश्व भर के लिए भी सत्य है। उदाहरण के लिए, एक जर्मन बच्चा अपनी मातृभाषा जर्मन में ही गणित सीखता है, ना कि अंग्रेजी में, क्योंकि जर्मन उसकी क्या है, मातृभाषा है। अब भाषा की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, है ना? भाषा की प्रकृति, कोई भी चीज़ हम जान रहे हैं तो उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए? मानव अपने चारों ओर और समाज का वातावरण से भाषा सीखता है ना? मानव अपने चारों ओर और समाज के वातावरण, आप देखा होगा आपने, जब वो बाहर जाता है तो उसके कहाँ पर जाता है, समाज के बीच में जाता है, तो उसका जो वातावरण होता है उससे वो बहुत कुछ सीखता है। भारत में उत्पन्न बालक इंग्लैंड में रहकर इसलिए अंग्रेजी बोलने लगता है क्योंकि उसके चारों ओर अंग्रेजी का वातावरण रहता है ना? अब वही बातें आप सुन रहे हैं तो क्या होगा, वही बात को आप सीख जाएंगे। जैसे जब अपन मुंबई जाते हैं तो मुंबई में मराठी ज़्यादा चलती है, तो हमको सुन के काफ़ी कुछ शब्द हमारे दिमाग में मराठी शब्द आ जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि भाषा आसपास के लोगों से अर्जित की जाती है और इसलिए यह अर्जित संपत्ति भी कहलाती है। ठीक है, कौन कहलाता है? भाषा अर्जित संपत्ति। अर्जित संपत्ति माने कैसे कहलाई कि आसपास के लोगों द्वारा हमने उस चीज़ को सीखा, तो ये अर्जित संपत्ति कहलाई। भाषा पैतृक संपत्ति है ना? भाषा की, पिता की भाषा पुत्र को पैतृक संपत्ति की भांति ही प्राप्त होती है, किंतु ऐसी बात नहीं है। यदि किसी भारतीय बच्चे को 1 या 2 वर्ष की अवस्था से अन्य देश में पाला जाए तो वह हिंदी या हिंदुस्तानी आदि भाषा ना समझ सकेगा और ना ही बोल सकेगा। उस देश की उसकी मातृभाषा अपनी भाषा होगी। यदि पैतृक भाषा संपत्ति होती तो भारतीय बालक भारत में बाहर कहीं भी रहकर बिना प्रयास के हिंदी भाषा समझ और बोल लेता। भाषा पूर्णता आदि से अंत तक समाज से संबंधित है। उसका विकास समाज में ही होता है। प्रश्न है कि व्यक्ति भाषा का अर्जन कहाँ से करता है? इसका एकमात्र उत्तर क्या आएगा? अभी मैंने पहले बताया था आप लोग को कि समाज से। कहाँ से सीखता है? समाज से। इसलिए समाज एक सामाजिक संस्था है। समाज क्या कहलाएगी? सामाजिक संस्था कहलाएगी। भाषा परंपरागत वस्तु है। व्यक्ति उसका अर्जन परंपरा और समाज से करता है। एक व्यक्ति उसमें परिवर्तन तो कर सकता है किंतु उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। समाज और परंपरा ही
भाषा की जनक और जननी है। भाषा को हम अनुकरण द्वारा सीखते हैं। शिशु के समक्ष माँ जो कहती है, बालक उसे सुनता है और धीरे धीरे उसे स्वयं ही सीखने का प्रयास करता है। अरस्तु के शब्दों में क्या है? अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। अनुकरण माने अनुकरण द्वारा सीखना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी। अब राष्ट्रभाषा कहाँ तक के रूप में हिंदी को कैसे माना है, ये देखते हैं। हिंदी का लगभग 1000 वर्ष का इतिहास इस बात का साक्षी है कि हिंदी 11वीं शताब्दी से ही प्रायः अक्षुण्ण रूप से ही भाषा के राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही है। चाहे राजकीय प्रशासन के स्तर पर कभी संस्कृत, कभी फारसी और बाद में अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त रही, किंतु समूचे राष्ट्र में जन समुदाय के आपसी संपर्क, संवाद, संचार, विचार विमर्श, सांस्कृतिक ऐक्य और जीवन व्यवहार का माध्यम हिंदी ही है। 11वीं सदी में हिंदी के आविर्भाव से लेकर आज तक राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास परंपरा को मुख्यतः 3 सोपानों में बांटा जा सकता है। पहला आदिकाल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। आदिकाल के आरंभ में 13वीं सदी तक भारत में जिन लोक बोलियों का प्रयोग होता था वे प्रायः संस्कृत की उत्तराधिकारिणी प्राकृत और अपभ्रंश से विकसित हुई थी। कहीं उन्हें देशी भाषा कहा गया तो कहीं क्या कहा गया, अवहट, तो कहीं डिंगल, तो कहीं पिंगल। ये उपभाषाएं बोलचाल, लोकगीतों, लोक वार्ताओं तथा कहीं कहीं काव्य रचना भी का माध्यम है। लोग बुद्ध मत के अनुयायी भिक्षुओं, जैन साधुओं, नागपंथियों, जोगियों और महात्माओं ने विभिन्न प्रदेश में घूम घूम कर वहाँ की स्थानीय बोलियां या उपभाषाओं में अपने विचार और सिद्धांतों को प्रसारित और प्रचारित किया गया है। अब हमने देखा कि राष्ट्रभाषा के रूप में हमने देख लिया। अब भाषा समस्या और समाधान कैसे हम निवारण करेंगे ये भी देख लेते हैं। विश्व के तेजी से प्रगति कर रहे सभी विकासशील देश ऐसा माना अंग्रेजी अपनाए बिना निज भाषाओं के माध्यम से कर रहे हैं। भारत में स्थिति उल्टी है। यहाँ अंग्रेजी की जकड़ बढ़ रही है और भारतीय भाषाएं चपरासी की भाषा हो चली है। इसका प्रमुख कारण क्या है आप जानते हैं? इसका प्रमुख कारण है हमारी भाषाओं का आपसी वैमनस्य। हमारी भाषाओं में क्या है? आपसी व्यवहार नहीं है, एकता नहीं है, इसलिए वैमनस्य है। इसलिए ये कारण होता जा रहा है। इसके निराकरण के लिए अच्छा हो यदि सभी भारतीय भाषाएं एक लिपि अपनाएं जो वर्तमान विभिन्न लिपियों को मिला जुला रूप हो। पर सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा दक्षिण की 4 भाषाओं को उत्तर भारत में मान्यता। साथ ही हिंदी के पाठ्यक्रम में दूसरी उत्तर भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ रचनाएं जोड़ी जाएं ताकि छात्र इन भाषाओं की निकटता से परिचित हो। वे भाषाएं भी ऐसी ही नीति अपनाएं। भारत में ऐसे जानकार हर गली नुक्कड़ पर मिलते हैं जो अंग्रेजी को प्रगति का पर्याय मानते हैं और उन्हें झकझोरे और बताएं कि उन्नति का स्रोत आंग्ल भाषा नहीं, वह ज्ञान है जिसे अंग्रेजी से अनुमोदित कर जापान, कोरिया और चीन जैसे देश अन्य सामान्य तक पहुंचाते हैं।
जन सामान्य तक पहुंचाते हैं, इसका विकास करते हैं और उसको अपना विकास करते हैं, उसका विकास करते हैं और इस तरह से अपना विकास भी करते हैं। क्या भारतीय भाषाएं चीनी, जापानी आदि भाषाओं की तुलना में इतनी सक्षम हैं कि अंग्रेजी से अनुवाद ना किया जा सके? स्वयं अंग्रेजी में निरंतर पारिभाषिक शब्द गढ़े जाते हैं जो प्रायः ग्रीक और लैटिन भाषाओं पर आधारित होते हैं। संस्कृत का शब्द भंडार इन दो प्राचीन भाषाओं से अधिक समृद्ध है। हमें पारिभाषिक शब्द बनाने में कठिनाई क्या हो और क्यों हो, जापानी कोरियाई आदि भाषाओं की तुलना में हमें अधिक सुविधा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? भारतीय भाषाएं चीनी, जापानी आदि भाषाओं की तुलना से अधिक अक्षम है, अंग्रेजी से अनुवाद किया जा सके। ऐसी अंग्रेजी की जो भाषाएं होती हैं, गढ़ी जाती हैं, वो प्रायः क्या होती हैं? ग्रीक और लैटिन भाषाओं पर आधारित होती है। और संस्कृत शब्द भंडार इन दो प्राचीन भाषाओं से अधिक समृद्ध होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। आज हमने पढ़ा कि भाषा क्या होती है और भाषा को हम कैसे अलग अलग रूप में रख सकते हैं, भाषा के क्या क्या रूप होते हैं, ये भी हमने जाना। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। और हाँ, साथ में पढ़ाई भी करिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।